सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी विद रानी। ये सेकंड वीडियो लेक्चर है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, क्लास 10 इकोनॉमी की बुक की सेकंड चैप्टर। फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं। नाउ वी विल सी द कंपेयरिंग द थ्री सेक्टर्स, राइट। ये हमारा टॉपिक है कंपेयरिंग द थ्री सेक्टर्स। देखो, तीन सेक्टर्स जो हमने पढ़े थे, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। इन तीनों सेक्टर को हम कंपेयर करेंगे, राइट। Economists suggest that the values of goods and services should be used rather than the adding of the actual numbers. देखो, हमारे जितने भी इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने क्या बताया कि आप जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनके नंबर को मत काउंट करिए, आप उनके वैल्यूज को काउंट करिए, यानी उनके कॉस्ट को काउंट करिए, उनके प्राइस को काउंट करिए, राइट। उनके नंबर काउंट करिएगा तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है, और एक तरीके से बैलेंस नहीं बनेगा, ठीक है। तो चलो हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं जो हमारे एनसीईआरटी बुक में दिया गया है। हमने 10,000 केजी व्हीट को क्या किया कि 8 रुपए पर केजी के हिसाब से हमने बेच दिया, ठीक है। तो हमें प्रॉफिट कितने, सॉरी, हमने कितने में बेचे फिर यहाँ पर 80,000, राइट। और दूसरा केस ये है कि 5,000 हमने कोकोनट लिए, ठीक है। कोकोनट को हमने 10 रुपए के हिसाब से हमने पर पीस, यानी पर कोकोनट हमने बेच दिए। तो हमें यहाँ पर कितने प्रॉफिट, सॉरी, कितने पैसे मिले हमें यहाँ पर 50,000, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जैसे हमने बात करी क्वांटिटी की, तो अगर हम ये 10 केजी है, ये 5,000 है, ठीक है, कोकोनट 5,000 है, तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं, उनको काउंट करना एक तरीके से बल्कि है, या फिर कह सकते हैं काइंड ऑफ इम्पॉसिबल टास्क, राइट। क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हर एक सेक्टर में है, यानी तीनों सेक्टर में अलग अलग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैं, तो कितना हम काउंट करेंगे। तो ये हमारे लिए बहुत टफ हो जाता है, काइंड ऑफ इम्पॉसिबल टास्क हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर हमें बताया गया है, यानी इस चीज को इजी करने के लिए इकोनॉमिस्ट ने हमें क्या बोला कि आप प्रोडक्ट की वैल्यू को ऐड करिए, ना कि इसके क्वांटिटी, यानी ये कितनी है, ठीक है। इस चीज को, इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए इकोनॉमिस्ट ने क्या किया, उन्होंने बोला कि वैल्यूज को काउंट करिए गुड्स एंड सर्विसेज की, आप उनके एक्चुअल नंबर्स को मत काउंट करिए। इट विल बी वेरी बल्की टास्क एंड इट इज अ काइंड ऑफ इम्पॉसिबल टास्क, ठीक है। अगर आप गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यूज को काउंट करेंगे, इट विल बी मच इजियर देन द प्रीवियस, राइट। इट इंक्लूड द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ये फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को इंक्लूड करता है, ठीक है। Why are only final goods and services counted? अब यहाँ पर बात करेंगे कि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ही क्यों काउंट करेंगे, जो इनिशियल लेवल पे है, जो भी बन रहा है, उसको क्यों नहीं काउंट करेंगे, ठीक है। The value of final goods already includes the value of the intermediate goods that are used in making the final goods. देखो, जब हम फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को काउंट करते हैं ना, तो यहाँ पर जो इनिशियल वाली वैल्यू है, या फिर इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज की जो वैल्यू है, वो ऑलरेडी काउंट हो चुकी होती है, ठीक है। तो इसलिए डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, हम यहाँ पर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को ही काउंट करते हैं, ठीक है। अब चलो एक एग्जांपल से देखते हैं। लेट मी रेज इट। तो चलो इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज दैट हमने 1 केजी पोटैटो खरीदे, ठीक है। कितने रुपए के? 10 रुपए के, ठीक है। सपोज दैट हमने 10 रुपए के 1 केजी पोटैटो खरीदे, ठीक है। और फिर हमने क्या किया, इस पोटैटो से हमने 5 रुपए वाले, ठीक है, यहाँ पर 20 पैकेट बनाए हमने चिप्स के, ठीक है। कितने पैकेट बनाए हमने? 20 पैकेट बनाए, ठीक है। तो कितने हो गए इसके वैल्यू? 100 रुपीज, राइट। हमने कितने रुपए के पोटैटो खरीदे थे? 10 रुपीज के, और 100 रुपए के हमने ये चिप्स के पैकेट बना दिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम फिर से इस पोटैटो की जो रेट थी, वैल्यू थी, उसको हम काउंट अगर यहाँ पर कर देते हैं,
तो कितने हो जाएंगे, 110 रुपीज हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा ना कि ये जो प्रॉब्लम है, ये सॉरी जो ये 10 रुपए है फिर से यहाँ पर काउंट होगा, ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी इंक्लूडेड है, हमने जब आलू खरीदा तो 10 रुपए में ही खरीदा, ठीक है। तो वो फिर से यहाँ पर दोबारा काउंट ना हो, क्योंकि ये जो चिप्स बने हैं ना, चिप्स के पैकेट, वो उन्हीं आलू के हैं जो पहले हमने 10 रुपए में खरीदे थे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर इनिशियल जो प्राइस थी, यानी जो हमने जिस प्राइस पे हमने आलू को खरीदा था, उसको हम यहाँ पर काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे डबल काउंट हो जाएगा ना। ऑलरेडी ये जो 10 की वैल्यू है, यहाँ पर हमने चिप्स बना के 20 पैकेट इसके चिप्स के बनाए और 100 रुपए हो रहे हैं, ठीक है। तो फिर से 10 रुपए ऐड करेंगे, यानी हमें फिर से पोटैटो की वैल्यू को ऐड कर रहे हैं। तो ये डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, इसलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, सिर्फ फाइनल गुड को एंड सर्विसेज को ही काउंट करते हैं, राइट। नेक्स्ट, अब बात करते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी के बारे में। द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन each sector during a particular year provides the total production of the sector for that year, and the sum of the production in the three sectors gives what is called the gross domestic product, GDP of a country। देखो, एक साल में तीनों सेक्टर में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, और उनकी जो फाइनल वैल्यू है वो काउंट की जाती है तीनों सेक्टर की, और वो क्या कहलाता है, जीडीपी कहलाता है। सपोज दैट ये प्राइमरी सेक्टर हो गया, ये हमारा सेकेंडरी सेक्टर हो गया, और ये हमारा टर्शियरी सेक्टर हो गया, ठीक है। तो जो इसकी वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू होगी एंड इसकी, यानी प्राइमरी सेक्टर की जो वैल्यू होगी, सेकेंडरी सेक्टर की जो वैल्यू होगी, टर्शियरी सेक्टर की जो वैल्यू होगी, यानी इनके जो गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस हुए हैं प्राइमरी सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर में, टर्शियरी सेक्टर में, इनको हम ऐड करेंगे, ठीक है, ऐड करेंगे। और फॉर पर्टिकुलर ईयर, सपोज दैट हम 2023 यानी 2023 से लेके 24 के बीच की बात करते हैं, तो ये 1 ईयर में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं इन तीनों सेक्टर में, उनकी वैल्यू को ऐड करते हैं, तो वो जो वैल्यू निकल के आती है वो हमारी क्या कहलाती है, जीडीपी कहलाती है ऑफ दैट पार्टिकुलर ईयर। यानी इनकी जो वैल्यू है तीनों सेक्टर की, तीनों सेक्टर में जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं उनकी वैल्यू को, ठीक है, वैल्यू को ऐड करते हैं फॉर अ पर्टिकुलर ईयर, और वो जो वैल्यू आती है वो होती है जीडीपी ऑफ अ कंट्री, ठीक है। नेक्स्ट, it is the value of all final goods and services produced within a country during a particular year। जीडीपी shows how big the economy is। यानी बात वही हुई, जो एक साल में यानी 1 ईयर में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं उनको ऐड करते हैं, उनकी वैल्यू को ऐड करते हैं, सॉरी, गुड्स एंड सर्विसेज जितने हैं उनकी वैल्यू को ऐड करते हैं, और वैल्यू को ऐड करके जितना वैल्यू आता है फाइनल वैल्यू, वो हमारा जीडीपी होता है। और जीडीपी बताता है कि कोई कंट्री, कोई भी कंट्री कितनी बड़ी है उसकी इकोनॉमी, यानी किसी भी कंट्री को, यानी उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को देखना हो तो वहाँ की इकोनॉमी के बारे में हम बात करते हैं। अगर उसकी इकोनॉमी अच्छी है अगर इकोनॉमी अच्छी है यानी उसकी जीडीपी अच्छी है, जीडीपी अच्छी है यानी इकोनॉमी अच्छी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब आता है हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर्स। देखो, क्या होता है ना कि नथिंग इज परमानेंट, राइट। हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं कुछ भी परमानेंट नहीं है, ठीक है। सेम सिचुएशन इज विद द इकोनॉमी। जो इकोनॉमी है हमारे कंट्री की वो हमेशा एक जैसे नहीं रही है। एट इनिशियल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट प्राइमरी सेक्टर वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर शुरुआत की बात करते हैं इनिशियल स्टेज की, जब हमारी इकोनॉमी की नींव रखी गई थी, यानी इकोनॉमी की हमारी शुरुआत हुई थी एक तरीके से कह सकते हैं,
तब हमारे यहाँ क्या था, प्राइमरी सेक्टर में लोग बहुत ज़्यादा रहते थे और प्राइमरी सेक्टर ही ज़्यादा प्रोड्यूस करता था, यानी कह सकते हैं जीडीपी में ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता था प्राइमरी सेक्टर का। ठीक है, न्यू मेथड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वेयर इंट्रोड्यूस्ड, फैक्ट्रीज केम अप एंड स्टार्टेड एक्सपैंडिंग. Those people who worked earlier, who had earlier worked on farms now began to work in factories in large numbers. देखो, जिस तरीके से टाइम बीतता गया, यानी टाइम जिस तरीके से पास होता गया, उस तरीके से एक तरीके से कह सकते हैं डेवलपमेंट भी आते गया। यानी हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग के नए मेथड इंट्रोड्यूस हो, यानी मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में हम काफ़ी ग्रो करने लगे, यानी फैक्ट्रीज वगैरह सेटअप होने लगे। और जब फैक्ट्रीज वगैरह आए तो क्या हुआ कि जितने भी लोग थे वो जो खेतों में काम करते थे वो अब कहाँ जाने लगे, तो फैक्ट्रीज में जाने लगे। ठीक है, people began to use many more goods that were produced in factories at cheap rates. और फिर क्या हुआ कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसी चीज़ें आई, फैक्ट्रीज वगैरह सेट होने लगे और लोग, लार्ज नंबर ऑफ पीपल स्टार्टेड वर्किंग इन द फैक्ट्रीज, देन क्या हुआ कि ढेर सारे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होने लगे। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ कि वो सारे जितने भी गुड्स होते थे वो बहुत चीप रेट पे बेचे जाने लगे। ठीक है, और वो पीपल यूज करने लगे। ठीक है, secondary sector gradually became the most important in total production and employment. Hence, over time, a shift had taken place. This means that the importance of these sectors had changed. और जिस तरीके से जब फैक्ट्री सेटअप हुआ वहाँ पर लोग काम करने लगे बहुत ज़्यादा संख्या में, और फिर जो सामान वहाँ पे बनती थी वो चीप रेट में मार्केट में आने लगी, फिर लोग उसे यूज करने लगे और इस तरीके से लोगों का थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ा। ठीक है, और जब स्टैंडर्ड बढ़ा और सेकेंडरी सेक्टर में इस तरीके से काम भी उन्हें बहुत मिल जाता था। ठीक है, यानी सेकेंडरी सेक्टर सर्विस देने का भी काम करता था, यानी लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी दे रहा था। ठीक है, तो इस तरीके से सेकेंडरी सेक्टर का धीरे धीरे क्या हुआ, इम्पोर्टेंस बढ़ गया और प्राइमरी सेक्टर से लोग सेकेंडरी सेक्टर में शिफ्ट होने लगे। ठीक है, तो इस तरीके से सेक्टर का इम्पोर्टेंस यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो गया।